अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ सबा शेख। सबसे पहले बात करते हैं कौमी असम्बली में जारी बजट पर बहस की। मुशीर कानूनी उमूर बाबर अवान ने हिज़्ब इख्तिलाफ की खबर ले ली। कहा अपोजिशन कट मोशंस की आड़ में ग्रैंड एनआरओ मांग रही है, मगर एनआरओ नहीं मिलेगा। एहतसाब के इदारे मजीद मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनते हैं। कहा गया कि कैबिनेट बंद करो, कैबिनेट डिवीजन बंद करो, नैब का इदारा बंद करो, आईबी को बंद करो, एसेट रिकवरी यूनिट को बंद करो, पेपरा खत्म कर दो, एनडीएमए को खत्म कर दो और उनके पैसे सारे वापस कर लो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये कट मोशन थी या शाह महमूद कुरैशी साहब ये किसी ग्रैंड एनआरओ के लिए दरखास्त थी? ये सारे इदारे बंद कर दो जो वॉच डॉग हैं इस रियासत के, जो एहतसाब करते हैं, जो फालूदे वाला ढूंढते हैं, जो चीनी वाला ढूंढते हैं। ग्रैंड एनआरओ से ये हुकूमत इनकार करती है। आहें, सिस्कियां, हाय और इससे मिलती जुलती आवाजें इसलिए आएंगी कि इस दौर में 1000 अरब से ज्यादा रिकवरी सारी सिम्त से हुई है, लैंड माफिया से लेकर बाकी माफिया तक। साथ ही ये कहा गया जनाब उल्लू शाखों में बैठे हुए हैं। हैरी पॉटर इनको याद आया, सारे उल्लू लंदन में हैं। पाकिस्तान की किसी शाख के ऊपर किसी उल्लू की कोई गुंजाइश नहीं है। हैरी पॉटर वाले भी और मनी लॉन्ड्रिंग वाले भी। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान लीगी रहनुमा राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान नोकझोंक। राना तनवीर ने शहद की बोतलों का तस्करा किया तो अली अमीन गुस्से में आ गए। कहा तमीज से बात करो। राना तनवीर ने भी तड़ी लगाई, नीचे बैठो, मैं पंजाब का हूं, तुम्हें नहीं पता। स्पीकर दोनों को चुप कराते रहे। ये लोग जो सियासी मुसाफिर है, मैं देख रहा हूं इनमें चेहरे पे लिखा हुआ है हम तो सियासी मुसाफिर है। और मैं पढ़ रहा था ये अगले इलेक्शन में कई लोगों ने उड़ान भी भरनी है। आप पहले अपनी आवाज ठीक कर लें, फिर उसके बाद बात करें। नो क्रॉस टॉक प्लीज। ये जो शख्स है ना, इसने तो कश्मीर फतह कर लिया है ना, ये आया है तो वो कश्मीर दूसरा भी जा रहा है। जी प्लीज, ये इसकी कारकर्दगी है। नो क्रॉस टॉक प्लीज। अली बैठ जाए प्लीज। आप तशरीफ रख ले प्लीज। राणा साहब प्लीज अटेंशन। आप चेयर को एड्रेस करें। राणा साहब केपी किसी राणा साहब मैं पंजाब का राणा साहब आप चेयर एड्रेस करें। चेयर एड्रेस करें। राणा एड्रेस बड़ा जानना तू शायद ये बोतला एड्रेस द चेयर प्लीज। एड्रेस द चेयर प्लीज। अली अमीन क्या ये पकौड़े आप तशरीफ रखें। अली आप प्लीज तशरीफ रखें। कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर पटेल ने हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा मुआशी माहिरीन की टीम के दावे खोखले साबित हुए। वुज़रा का काम सिर्फ माजी की हुकूमतों पर तनकीद करना रह गया है। कोविड-19 हुकूमत के लिए जैकपॉट साबित हुआ। कौन सा वजीर ऐसा हो जिसकी कोई नाकामी नहीं। सर ये 120-30 के करीब लोग हैं जो ऑस्टेरिटी के नाम पे रखे गए और इनका सबका एक ही काम है कि पिछली हुकूमत को बुरा कहो, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं करा। न 3 सालों में इन्होंने कुछ किया है और बाकी 2 सालों में इन्होंने कुछ नहीं करा। आज सर लोग गली कूचों में ये बात करते हुए मिलते हैं कि कितने खुशनसीब थे वो ममालिक जो 92 का वर्ल्ड कप हार गए थे। कोई एटम बम इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता सर जितना इस शीशे के मर्तबान ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया। कोविड तो इनके लिए जैसे खुशनसीबी होगी, जैकपॉट निकला। ऑडिट कोविड का जो था अरबों रुपए में उसमें हेर फेर हो गई। कहते थे हमारे पास 200 माहिर माशियात हैं, कम होते 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 एक आध चाइना का रस्तू रह गया, बाकी तो सब गायब हो गए। कुछ भाग जाएंगे, कुछ भाग गए हैं। मुझे तो ये लगा तेरा क्या होगा कालिया। बोला जी आटा गायब है, पकड़ लेंगे, माफिया से लड़ जाएंगे, टकरा जाएंगे। वो बैठा है राजा यार, उसकी मिन्नतें तरले करके ले आए वो चीनी वालों की। बड़ा आगे देखिए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकल सका।
कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती बेंचेस की जानिब से गलती से काबीना डिवीजन से मुतालिक अपोजिशन की कटौती की तहरीक के हक में वोट दे दिया गया। स्पीकर असद कैसर ने यस और नो का तरीकाकार बताते हुए तहरीक दोबारा पेश की तो हुकूमती अरकान से मुखालफत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए, क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के बजट इजलास में जो है उसके ऊपर बहस जारी थी और चूंकि अब मामला जो है वो कटौती की जो तारीख है उसका मामला तो हुकूमती बेंचेस की जानिब से गलती से काबीना डिवीजन से मुतालिक जो अपोजिशन की कटौती की तारीख थी उसके हक में वोट दिया गया और स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक की हिमायत में यस और मुखालफत में नो का तरीकाकार वाज़ेह करते हुए कटौती की तारीख दोबारा पेश की और हुकूमती अरकान ने दूसरी मरतबा कटौती की तारीख की मुखालफत करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया, जिस पर जो हुकूमती बेंचेस पर बैठे अफराद ने वोट दिया है। अपोजिशन ने यह शोर मचाया और स्पीकर का ये कहना था कि आपको भी नहीं पता कि क्या करना है और हुकूमती अरकान ने पहले तहरीक की हिमायत में वोट दिया था। शादिया मरी की जानिब से नुक्ता एतराज उठाया गया। तमाम स्पीकर का कहना था कि मेरा फर्ज है कि मैं अरकान को कटौती की तहरीक की हिमायत और मुखालफत के तरीकाकार से आगाह करूँ है। इस वक्त जो है वो ऐवान में मुतालबात ज़र की जो मंजूरी है उसका अमल जारी है और काबीना हवाबाजी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के 29 मुतालबात ज़र पर कटौती की 3 तारीख करने के लिए शुक्रिया उस्मान। बलोचिस्तान असम्बली में हंगामा राय पर अपोजिशन को माजरत करनी चाहिए। वजीर आला जाम कमाल ने मुतालबा कर दिया। कहते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ से कोई जिद नहीं, लेकिन हाउस का तकद्दुस पामाल किया गया। वाक़े को संजीदा नहीं लिया गया तो ये मामूल बन जाएगा। वाज़े अंदाज में बता दिया, अपोजिशन हुकूमत को डिक्टेट नहीं कर सकती। कुछ लोग आए, दरवाजे उन्होंने असेंबली के बंद कर दिए, तोड़ फोड़ की, शीशे तोड़ दिए, ताले लगा दिए, अपना एक कानून अंदर बना दिया। जिसको हम इख्तियार देंगे वो अंदर आएगा, जिसको हम इख्तियार देंगे वो नहीं आएगा। ये एक वाकया कोई सड़क पे कोई हड़ताल कोई जुलूस नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि हम इसको सीरियस लें। हम अपोजिशन के जमातों के जितने भी लीडर्स हैं उनको कम से कम इस बात पे तो कायल करें कि वो माजरत करें इस हाउस से। इनके पार्टी के लीडर्स का ये फर्ज बनता है वो आपसे माजरत करें, वो इस हाउस से माजरत करें और बलूचिस्तान से माजरत करें। हमारा ना उनसे कोई जिद है, हम गवर्नमेंट है, वो अपोजिशन है। जो लोग इसमें मुलविस हुए हैं उसकी सजा क्या होती है ये अपनी जगह जरूर होगा और होना भी चाहिए। कस्टोडियन ऑफ द हाउस अपने बहुत सारी चीजें नजरअंदाज भी कर सकते। हर आदमी आके उठ के आके इस गेट को फलांग के आके कल को तोड़ फोड़ शुरू कर दे तो फिर तो ये ऐसा सिलसिला बनेगा कि एक रूटीन बन जाएगा। और रूटीन इसीलिए बनेगा, बोलेंगे जी होगा कुछ नहीं, केसेस भी बनेंगे तो वापस हो जाएंगे। हाउस की भी इज्जत है और इस हाउस की इज्जत अगर नहीं होगी तो मेरी और आपकी भी इज्जत नहीं होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि उन बेंचेस के ऊपर बैठ के इस बेंच को डिक्टेट करें तो ये मुमकिन नहीं, तो ये मुमकिन नहीं, तो ये मुमकिन नहीं। अहम खबर शामिल करते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में नुमाइंदगी का नया फॉर्मूला पेश कर दिया। कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी के लिए कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें मुख्तस कर दी गई हैं। यह अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया। कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी के लिए कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें मुख्तस कर दी गई हैं। ये डेवलपमेंट है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ का ऐसा कहना है। साथ साथ वो ये कहते हैं कि सियासी जमातों के इत्तेफाक से कानून साजी की जा सकती है। मखसूस नशिस्तों पर नुमाइंदगी का तरीक़ाकार मिलकर तय करें। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त बाकी वज़ीर हम्माद अजहर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आजकल इस पर गुफ्तगू हो रही है। हमारे 2 LNG के टर्मिनल्स हैं जिनके साथ मुआहिदा मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ और उस मुआहिदे के अंदर ये लिखा हुआ है कि 15 साल में ये 2 टर्मिनल्स 2 दफ़ा ड्राई डॉक करने का इख्तियार रखते हैं। अब उन्होंने 1 दफ़ा ड्राई डॉक करने का इख्तियार उनमें से एक ने इस्तेमाल किया है और उसकी वजह ये है कि जो बैनुल-अक़वामी इदारा है ब्यूरो ऑफ वर्स्टाज जो इन FSRUs यानी कि इन टर्मिनल्स की सेफ्टी की सर्टिफिकेशन देता है उसने कहा है कि 30 जून के बाद आप इसको नहीं चला सकते और इसके अमेरिका के जो ओनर हैं उन्होंने भी कहा है कि हम इसे नहीं चलाएंगे। तो इसके बाद क्या होएगा? इसके बाद सिर्फ ये होएगा कि 6 दिन के लिए ये जहाज़ अपनी जगह से हटेगा और दूसरा जहाज़ इसकी जगह ले लेगा। इस 6 दिन में 2 दिन है सिर्फ जिसके अंदर गैस जो है उसका उस LNG के टर्मिनल से 0 आउटपुट होएगा। बाकी 4 दिन जो हैं उसके अंदर रैंप अप चल रहा होता है, यानी किसी दिन आपको 100 मिल रही है, दूसरे दिन 200 मिल रही है, तीसरे दिन 300 और फिर आखिरी चौथे दिन आपको मुकम्मल उसकी 650 की कैपेसिटी मिल जाती है। इस दौरान हम मुतबादिल बंदोबस्त कर रहे हैं और अगर
हमें जो आज एक चैलेंज का सामना हम समझते हैं कि उस 5-6 दिन में थोड़ा सा चैलेंज शायद आ सकता है, उसकी भी वजह सिर्फ ये है कि तरबेला डैम जो है वहाँ से भी हमें इस वक्त पानी 50% पे हमें वहाँ से आउटपुट मिल रही है। अगर वहाँ पे इस वक्त 50% आउटपुट ना होती जितनी पिछले साल थी, तो ये ड्राई डॉकिंग भी कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन ये 2 हफ्ते पहले तक फ्लोज अच्छे थे और अभी ये पिछले 1 हफ्ता 10 दिन में फ्लोज कम हुए हैं। उम्मीद है कि 10-1 दिन में ये फ्लोज दोबारा बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये 29 से 6 तक का जो टाइम है, इसके अंदर हमने मुतबादिल बंदोबस्त किया हुआ है कि हम दूसरे प्लांट्स चला के इस गैप को ब्रिज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें लोड शेडिंग ना करनी पड़े। अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो उसको कम से कम और टारगेटेड रखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको बेहतर तरीके से हम मैनेज कर लेंगे। अब ये सारा मामला जो है, इसको क्यों इतनी सनसनी दी जा रही है? क्योंकि और अपोजिशन के पास कुछ करने को नहीं है। अब 2-3 सवाल इसके ऊपर पूछे जा रहे हैं। आपको बताएं, इस वक्त वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें उनका कहना है कि FATF के चैलेंज जल्द पूरे कर लेंगे। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकला? पीपल्स पार्टी ने मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। बिल्कुल, PP रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा, FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम ना निकलना हुकूमत पर बड़ा सवालिया निशान है। नाअहल हुकूमत की वजह से दुनिया में मुल्क की जगहसाई हो रही है। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाकर तमाम हक़ाइक़ सामने रखे जाएँ। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद समेत दीगर तजावीज़ हुकूमत के सामने रखी, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर किया। वज़ीर आज़म हमारी तजावीज़ पर अमल करते तो हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन उन्होंने सारा जोर अपोजिशन को दीवार से लगाने पर लगा रखा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं, PTI ने 4 बजट पेश किए, शौकत तरीन का बजट सबसे खराब है। 3 साल बाद वजीर खजाना बता रहे हैं कि IMF का दबाव था। शौकत तरीन ने एतराफ़ किया कि 2 साल पहले हमारी टीम IMF से डर गई थी। बजट है जो शौकत तरीन साहब ने दिया है, ये सबसे ज्यादा खराब बजट है। नंबर्स के हवाले से, टारगेट्स के हवाले से इतना मज़ाक़ा खेज बजट मैंने आज तक तारीख में नहीं देखा कि 24 घंटे के अंदर अंदर बजट पेश करने के बाद शौकत तरीन साहब टेलीविज़न पर ये मान गए कि जी ये इसमें बहुत से नंबर्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। IMF की डिमांड जब थी तो आपके वज़ीर ख़जाना के बकौल, आज के वज़ीर ख़जाना के बकौल, कि उस वक़्त की जो मईशत की टीम थी जिसके कप्तान इमरान खान थे, वो डर गई IMF से और उन्होंने डर के वो चीज़ें की जो पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन थी। ये खुद आज के वज़ीर ख़जाना ने इतराफ़ किया है। जाली अकाउंट स्कैंडल में लूटे गए अरबों रुपए की कौमी खजाने में वापसी जारी है। रिकवरी 33 अरब तक जा पहुंची। मेगा स्कैंडल में मजमूई केसेस की तादाद 45 हो गई। नायब रावलपिंडी ने अब तक क्या कुछ किया, जानते हैं सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। जाली अकाउंट स्कैंडल रिकवरी के बाद से भी मुल्क की तारीख का मेगा स्कैंडल बन गया। ताहाल किसी रेफरेंस का फैसला तो ना हो सका, मगर इसके बावजूद 33 अरब रुपए मुल्क की खजाने में वापस आ गए। जी हाँ, नायब रावलपिंडी के दस्तावेजात के मुताबिक रिकवरी 23 अरब से बढ़कर 33 अरब हो चुकी। समा को दस्तयाब रिपोर्ट के मुताबिक नकद रकूम की वापसी और सरकारी जमीन की रिकवरी की मद में 31 अरब रुपए से जायद बरामद हुए। मुल्जिमान की जानिब से प्लॉट सरेंडर करने और रज़ाकाराना रकूम की वापसी की सूरत में 1 अरब रुपए से जायद की रिकवरी हुई। अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी सिंध में सरकारी जमीनों के गबन केस में हुई, जो 21 अरब रुपए मालियत की है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कैंडल में अब तक 20 मुल्जिमान ने प्ली बार्गेन की। 25 वादा माफ गवाह बन चुके। स्कैंडल में 69 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। 57 गिरफ्तारियां हुई। कुल केसेस की तादाद 45 हो चुकी। आसिफ जरदारी के खिलाफ 5 रेफरेंस दायर, 4 इंक्वायरियां भी मौजूद। शर्जील मेमन, कायम अली शाह के खिलाफ 2 इंक्वायरियां मौजूद। मुराद अली शाह के अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी एक रेफरेंस में नामजद हो चुके हैं। आलमी बैंक पाकिस्तान को 44 करोड़ 24 लाख डॉलर कर्जा देगा।
वजारत इक्तिसादी उमूर और वर्ल्ड बैंक के दरमियान कर्ज फरहमी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। आलमी बैंक ने 19 जून को कर्ज की मंजूरी दी थी। ये फंड्स पंजाब के देही इलाकों में साफ पानी की फरहमी और सफाई सुथराई पर खर्च किए जाएंगे। पंजाब के 16 अजला में 2000 देहात और उनसे मुंसलिक 8000 इलाकों को फायदा होगा। वजारत इक्तिसादी उमूर के एलामिये के मुताबिक 60 लाख अफराद पानी, सफाई और बच्चों की नशोनुमा के मंसूबों से मुस्तफीद होंगे। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मौसम की अदाएं। लाहौर में मौसम ने ली अंगड़ाई। मानसून शुरू होने से पहले ही बादल बरस पड़े। जल थल एक हुआ तो धरती सैराब हुई। चेहरे खिल उठे। ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। मौसम की अदाओं पर रिपोर्ट कर रही हैं शाहीन मिशाल। धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की तो लाहौर में बादलों ने जैसे पुकार सुनी। देखते ही देखते जल थल एक हो गया। प्यासी धरती सैराब हो गई। बारिश ने वक्फा लिया। आसमानों से काले बादलों की चादर हटी तो हवाओं के संग खिले खिले फूल झूम उठे। गर्मी ने भी शहर से मुंह मोड़ लिया। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है और गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। इन दिनों में बारिश का होना और खुशगवार मौसम होना, हवा में ठंडक होना, ये अल्लाह ताला का एक तोहफा है। मौसम की अटकेलियों पर नजर रखने वालों ने मौसम का हाल कुछ यूँ बताया है कि आइंदा हफ्ते मॉनसून का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कभी बारिश, कभी धूप तो कभी छाँव। मौसम की पल पल बदलती अदाओं ने गर्मी की छुट्टी तो करवा ही दी है, माहौल की दिल फरेबियों में भी इजाफा किया है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की छेड़छाड़ जारी है। कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया तो कहीं शहरियों को जहमत उठानी पड़ी। मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों से जलथल एक हो गया। मलिका के साथ मरी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई और सयाहों की मौजें हो गई। मियांवाली, अटक, नारोवाल में बारिश जम के बरसी। हंगू, कोहाट और गिरदोनवा में भी तेज बारिश हुई। सवाबी, मर्दान और दीगर शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। चिन्योट, सांगला हिल समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया, मगर कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। वफाकी वजीर हमाद अजहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। और एक्सेलरेट कंपनी जो इस तरह के काफ़ी जहाज़ दुनिया में ऑपरेट करती है, उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी सेफ्टी सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो रही है, अगर हम इसको एक दिन भी ज़्यादा चलाएंगे एक्सपायरी के बाद तो वो फिर इंटरनेशनल शिपिंग लॉ, ये मामला फिर और लंबा हो जाएगा। जो 6 दिन का मामला ये कहीं महीनों पे ना चला जाए। तो एक तो ये, लेकिन हम इसकी पूरी तहकीक करेंगे और हम इस पे कानूनी मशावरत कर रहे हैं कि हमें पहले 1 साल पहले कम अज़ कम क्यों नहीं बताया गया। दूसरा, 600 MMCFT अक्सर पावर सेक्टर को ही जाती थी और देखें अगर आपके सिस्टम से 4000 मेगावाट जो है वो निकल रहा है इसकी वजह से, RLNG की वजह से, और 3500 मेगावाट निकल गया तरवेला के लो, तो ये 7-7,500 मेगावाट निकल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्टफॉल 7-7,500 मेगावाट की होगी। इसको हम, ये मैं पीक टाइम पे आपको बता रहा हूँ, इसको हम अक्सरियत को मीट कर लेंगे दूसरे प्लांट्स चला के कुछ डिवर्जन्स करके हम इसमें अक्सरियत को मीट कर लेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर पीक उस वक्त देखते हैं कि डिमांड पे भी डिपेंड करता है कि क्या है, लेकिन इस 7,500 में से अक्सरियत का हम बंदोबस्त कर चुके हैं। जी कराची के अंदर भी बड़े मसाइल हैं इस चीज़ के। और दूसरा बताइएगा कि गैस के ऊपर जो रेगुलेटरी चार्जेस ऐड किए हैं, जो नए बिल आए उसके अंदर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तो मौजूद है और ये जो अभी फ़िलहाल तो डोमेस्टिक सेक्टर में कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही। जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो हमारी मौजूद है, उसके फ्यूल का मसला है ना, और वो गैस है। अब ऑपोजिशन का फैटफ पर बयानिया अफसोसनाक है। फैटफ का चैलेंज फरवरी 2018 में मिला, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। हमाद अजहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब देखें ना, जब ये हमारा ट्रेन का हादसा हुआ तो आपके साहिवाल कोल पावर प्लांट के कोल की सप्लाईज जो है वो रुक गई। और ये तो कोई तुक नहीं है कि एक आपने इंपोर्टेड कोल पे प्लांट लगा लिया
और उसको चलाने के लिए आपको मुस्तकिल एक कन्वेयर की तरह कोयले की लाइन चाहिए ट्रक्स की, जो कराची से लेके साहिवाल तक ट्रेन या उसके ज़रिए हो, और थोड़ी सी कहीं पे कोई शिपमेंट लेट हो गई, कोई रास्ते में रुकावट आ गई, कोई ट्रैफिक आ गई, तो वो उसकी कोल की वो ख़त्म हो जाती है रखने की कैपेसिटी। इसी तरह आप देखें कि इतने ज़्यादा इंपोर्टेड गैस की बेसिस पे प्लांट लगाए हैं, लोकल फ्यूल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए था, और हमारी गवर्नमेंट इसीलिए डैम्स की तरफ तवज्जो दे रही है कि अगर आप लोकल फ्यूल्स की तरफ तवज्जो दें तो ये ऐसे मसले फिर नहीं आते। अगर आप सारे प्लांट्स ऐसे लगा देंगे या आप अपना मेजॉरिटी एनर्जी मिक्स मुल्क का ऐसा कर देंगे कि जो इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट है, और वो इंपोर्टेड फ्यूल भी सिर्फ 2 टर्मिनल्स के जरिए आ रहा है या किसी ऐसे कोल के जरिए आ रहा है जिसको आपको कराची से साहिवाल ले जाते हुए 1.5 रुपया यूनिट उसका पड़ जाता है, तो ये तो कोई तुक नहीं बनता। तो ये एक प्लानिंग का फुकदान था, और ये इसका इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो उसको मैं पता करके बताऊँगा। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 22,188 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 46,842 टेस्ट किए गए। 935 केसेस मुस्बत निकले। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.99% रही। इस वक्त फाल केसेस 32,710 हैं। आपको बताएं मुल्क भर में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म मीर हज़ार खान खोसा 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो बलूचिस्तान के साबिक गवर्नर और चीफ जस्टिस भी रहे। मीर हज़ार खान खोसा 1 माह से कोयटा के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मीर हज़ार खान खोसा की मैयत कोयटा से मामजीपुर लाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने इल्ज़ाम लगाया है कि वफाक ने इरसा को हिदायत की है कि सिंध को तंग करो। कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि सूबों को पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। वफाक हमें जो पैसे दे रहा है वो खैरात में नहीं दे रहा। सिंध के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि इरसा अपना काम ठीक नहीं कर रही है, और लगता ऐसा है कि उसको वफाकी हुकूमत की तरफ से प्रेशर है कि सिंध के लोगों को तकलीफ दे। हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि जो शॉर्टेज है उसको चारों सूबे जो उनकी अकॉर्ड के हिस्से हैं उसके हिसाब से वो शॉर्टेज शेयर करें। और ये मौक़िफ़ हमारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेंडिंग है पिछले 3 साल से। कोट की ट्रेन हादसे में 2 बहन भाई मौतजाना तौर पर महफूज रहे, मगर वालदैन हमेशा के लिए बिछड़ गए। अस्पताल में ज़ेर इलाज कायनात के साथ मौजूद हैं जमजम सईद। उनसे मजीद जानते हैं। जी जमजम। जी बिल्कुल, 7 जून को गोटकी के मकाम पर एक दिल खराश वाक़या पेश आया था। वहाँ पर जो है एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जान की बाजी हार गए थे, लेकिन उस हादसे में जो है उसी ख़ानदान के 2 लोग जो है वो ज़िंदा रह गए थे। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ कायनात के साथ। कायनात का इस हादसे में जो है वो दोनों टांगों में और एक बाजू में उन्हें फ्रैक्चर हुआ है। कुछ याद है कायनात आपको उस दिन क्या हुआ था बेटा? मुझे मतलब ना कि जब ट्रेन का हादसा हुआ है ना, ट्रेन जब थोड़ी उल्टी हुई है, मैं ऊपर सोई हुई थी तो मुझे आवाज़ें आई हैं, मैंने नीचे छलांग मार दी है। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब मैं होश में आई हूँ ना तो मेरी टांगें अंदर घुसी हुई थी, हाथ, और मेरे मुंह में मिट्टी, आंखों में। तो आगे नुमान भाई था ना, तो मैंने बोला भाई बचाओ। फिर मम्मा ने भी बहुत बोला कि बचाओ, मम्मा को नहीं निकाला। फिर एक बंदा आया, उसने बहुत मुश्किल से निकाला और मुझे बाहर बस ऐसे लिटा दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आपके एक भाई ही हैं जो आपके साथ हैं, जिनकी शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियां कितनी ज़्यादा की थी आप लोगों ने? बहुत मैंने पता नहीं क्या क्या लिया था। वो तो सब कुछ चला गया। जो पैसे थे वो भी चले गए, सारा सामान। मैंने इतनी सारी चीज़ें ली थी, मैं ये ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी। वो तो सारा ही मतलब ख्वाब तो पानी में ही मिल गया ना ऐसे। मतलब जो सारे मैंने सोचे थे वो बिल्कुल। अच्छा, मज़ीद हम इनके भाई से भी बात करेंगे जिनकी शादी में जो है पूरी फैमिली जा रही थी और ये हादसा जो है वो पेश आया था। बस खुशी खुशी जा रहे थे अपना पंजाब की तरफ शादी करने के लिए। मेरी शादी थी तो अचानक से बस रात को जब 3:30 का टाइम हुआ तो घोटकी में ये हादसा हमारे साथ पेश आ गया। मैं अभी दोबारा ये कह नहीं सकता क्योंकि मैं जब सोचता हूँ तो मुझे रोना आता है इसमें बहुत ज़्यादा, जिसमें मेरे वालिद और वालदा और भाई और हमारे रिश्तेदार थे वो फौत हो चुके हैं। जो टोटल 5 अफराद हैं, बस 4 अफराद जिसमें
मेरी अम्मी की मामी है वो बच गई है और मेरी अम्मी का कज़न है और मैं और मेरी बहन बच गए हैं। कायनात और उसके भाई मेरे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि गवर्नमेंट ऑफिसिंग जो है इनसे मज़ीद ताउन करे, सरकारी नौकरी का इन्होंने मुतालबा किया है। जी बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।